नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC एंड CG व्यापम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके तो जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, वो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। इसका PDF प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप वहाँ से जाकर जुड़ सकते हैं और इसका PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसमें देखेंगे दोस्तों 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें प्रश्नों के साथ में कुछ फैक्ट है वो भी आपको बताया जाएगा, तो पूरा लास्ट तक जरूर इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन का नंबर है दोस्तों वो 61 से लेकर 80 तक है। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, खाली स्थान बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र गैमेटोफाइटा और स्पोरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनी पौधे सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। वो क्या है? अनावृत्तबीजी पौधे, टेरिडोफाइटा पौधे, ब्रायोफाइटा पौधे या फिर आवृत्तबीजी पौधे होते हैं। तो कौन सी कैटेगरी के पौधे हैं दोस्तों? तो इस प्रकार के जो पौधे हैं वो क्या होते हैं? टेरिडोफाइटा होते हैं। आपका ऑप्शन भी है वो बिल्कुल सही है। टेरिडोफाइटा है दोस्तों, वो बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र है वो क्या करते हैं? साझा करते हैं, जिसकी संवहनी पौधे रहित आम तौर पर क्या होती है? सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ इसको चर्चा की जाती है। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपन यहाँ पर, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे अल्फा अल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है? सटाइवा, मैमल्स, मछली या फिर जीवाश्म को? तो किसको अल्फा अल्फा के नाम से है दोस्तों वो जाना जाता है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सटाइवा को अल्फा अल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है। अल्फा अल्फा क्या होता है? मटर परिवार का जो फेबियसी का फूल देने वाला क्या होता है? एक पौधा है, जिसकी खेती महत्वपूर्ण है और उनके चारे के फसल के रूप में है कि इसकी खेती है वो किया जाता है। यूनाइटेड अरब है, सॉरी यूनाइटेड अरब, यूनाइटेड किंगडम है, यूके, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड में इसे क्या है? ल्यूसन है, ल्यूसर्न के नाम से है वो जाना जाता है। यूके में है ना, यूके है आपका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड में से ल्यूसर्न के रूप में है वो जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, खाली स्थान में असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है बीजाणु जनन में, स्पोरुलेशन में, विभंजन फिशन में या फिर मुकुलन बर्डिंग में या फिर विखंडन फ्रेगमेंटेशन में? तो यहाँ पर दोस्तों किसमें असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है? तो यहाँ पर है दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मुकुलन है, बर्डिंग है ना, उसमें क्या होता है? असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है। इसमें जीव के शरीर में उभार और कलिका निकल आता है। यहाँ पर अगर ये है दोस्तों, मान लो ये क्या है आपका हाइड्रा, तो यहाँ से बडिंग की क्रिया है ऐसे हो गया और यहीं से वो क्या करते हैं? एक नए पौधा है उसका निर्माण करते हैं। असमान रूप से ही क्या करते हैं? नए कोशिका है उसका निर्माण करते हैं और यहाँ से जस्ट ये अलग होकर फिर से एक नया पौधा है वो बना लेता है ना। ऐसे बनाते जाएगा और उसका विखंडन है वो लगातार होते जाएगा। इसका उदाहरण में आपका हाइड्रा है उसको ले सकते हैं, है ना। हाइड्रा है और ईस्ट है, इसमें क्या है? बर्डिंग की क्रिया के द्वारा है क्या तो नए कोशिका है उसका उत्पादन है वो होते रहता है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मिश्रण प्रकृति में खाली स्थान हो सकते हैं समांगी, विषमांगी, समांगी और विषमांगी दोनों या फिर शुद्ध पदार्थ? तो यहाँ पर मिश्रण क्या कौन कौन सी प्रकृति में हो सकता है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। समांगी और विषमांगी दोनों प्रकार का मिश्रण है वो हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों समांगी मिश्रण है क्या चीज, है ना। तो समांगी मिश्रण क्या होता है दोस्तों? आपका जो प्रकृति में जो मिश्रण है आपका दोनों प्रकार से रहेगा। समांगी मिश्रण है तो नमक, जैसे समांगी मिश्रण में आपका जैसे है आपका नमक है ना, नमक है और नमक और जल का मिश्रण है वो समांगी मिश्रण में आ गया। चीनी और जल का है वो मिश्रण है वो समांगी मिश्रण के अंतर्गत है आता है। विषमांगी मिश्रण में मिट्टी और तेल का मिश्रण होता है, तेल और जल का मिश्रण होता है। ये इनके उदाहरण है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसे स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? तो कौन सा वैज्ञानिक है दोस्तों जिसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किए थे?
एंटोयन, लेवोजियर, जोसेफ प्रोउस्ट, रॉबर्ट बायल या फिर जैक्स चार्ल्स। तो यहाँ पर जो स्थिर अनुपात का नियम है दोस्तों, उसको प्रतिपादित करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे? तो वो थे आपका जोसेफ प्रोउस्ट थे। इन्हीं के जोसेफ प्रोउस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम है वो दिया था, है ना। इनके अनुसार क्या था? प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उनके अवयवी तत्व द्रव्यमान के अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया जाता हो, वो होता है आपका निश्चित अनुपात में, है ना। तो जोसेफ प्रोउस्ट के अनुसार ये चीज बताया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया था? तो यहाँ पर पदार्थ की प्रकृति के बारे में कौन है दोस्तों जिसने सिद्धांत है वो प्रदान किया था? एंटोनी लेवेजियर, जोसेफ प्रोउस्ट, डेमोक्रिटस या फिर जॉन डाल्टन। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, जॉन डाल्टन जी है ना। जॉन डाल्टन ने ही क्या कहा था? पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत है उनका उनको है वो दिया था। और डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था दोस्तों। किस पर था? जो रासायनिक संयोजन है उनके सिद्धांत पर क्या है यह संयोजित था, है ना। साथ में इनका जो है आपका, है ना, जो डाल्टन है, जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत को द्रव्यमान संरक्षण के नियम और इस निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति की है इन्हीं दोनों की संगत है की व्याख्या की, इन दोनों चीज की व्याख्या किया था। और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की है इन्होंने विवेचना किया था, है ना। इन्होंने बताया था कि सभी पदार्थ या फिर जो परमाणु है परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं करके बोले थे। जितने भी पदार्थ है वो किससे बनकर मिला होता है? परमाणु से मिलकर बना होता है करके बताया। साथ में परमाणु पदार्थ के अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, ऐसे करके जॉन डाल्टन जी ने है वो बताया था। साथ में अलग अलग तत्व थे उनके जो परमाणु है उसमें जो द्रव्यमान है और रासायनिक गुण है वो भी क्या करते हैं? अलग अलग होते हैं या फिर भिन्न भिन्न प्रकार के है होते हैं, ऐसे करके जॉन डाल्टन जी ने है वो बताया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रसायन शास्त्र में कण मूल शब्द का परिचय किसने कराया था? यहाँ पर मूल शब्द को किनके द्वारा है दोस्तों लाया गया था? ए लेवेजियर के द्वारा, एमिदो एवोगैड्रो, विलियम ओस्टवाल्ड या फिर जॉन डाल्टन। तो किसने दोस्तों यहाँ पर मूल शब्द का प्रथम बार है वो प्रयोग किया गया था? कौन सा रसायन शास्त्री थे? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो फ्रेडरिक विलियम ओस्टवाल्ड इनके द्वारा है वो 1853 में, है ना, 1853 में है। क्या कहते हैं इनके द्वारा है वो क्या गया था? इनका जो मूल शब्द है उनको बोला गया था। मूल शब्द है दोस्तों आपका जो लैटिन भाषा होता है ना, लैटिन शब्द है, मूल है वो लैटिन शब्द है। और इनका जो अर्थ होता है ये होता है वो ढेर होता है। मूल का अर्थ क्या होता है? ढेर होता है ना। इनको ही क्या कहता है? सन 1967 में मूल को इकाई के रूप में स्वीकृत किया गया और मूल द्रव्यमान का उपयोग किसी पदार्थ के ग्राम को मोल्स में बदलने के लिए किया जाता है। और ज्यादातर रसायन विज्ञान में दोस्तों इसका जो मूल शब्द है उनका उपयोग है वो किया जाता है। इनके द्वारा है दोस्तों यहाँ पर जो क्या है ना, इनकी जो खोज किए गए थे मूल के लिए, इसी वजह से इसको 1909 में, है ना, 1909 में इसको नोबेल प्राइज है वो दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं? तो निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर है दोस्तों वो शामिल होते हैं? कार्बन में, आयोडीन में, लोहा में या फिर फ्लोरीन में। तो यहाँ पर दोस्तों इसको कैसे बनाओगे? तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर सबसे पहले इसका संकेत है वो लिखेंगे। तो कार्बन का सी होता है, आयोडीन है तो आई है, लोहा है, आयरन है तो एफ ई है, और फ्लोरीन है तो आपका एफ है ना। कार्बन है तो इनके जो परमाणु क्रमांक है उस 6 होता है, फ्लोरीन है, आयोडीन है और आयरन है ना। तो इसमें जो तो 2 संकेत कौन कौन से? तो ये आपका लोहा है, इसमें एफ ही है तो 2 अक्षर है दोस्तों। तो यहाँ पर तो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, सामान्यतः परमाणु के नाभिक में खाली स्थान होते हैं, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, और या फिर केवल न्यूट्रॉन। तो परमाणु के नाभिक में कौन कौन से जो तत्व है दोस्तों वो होते हैं? तो यहाँ पर परमाणु में क्या क्या चीज पाया जाता है? प्रोटॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है, क्या क्या चीज पाया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है दोस्तों वो पाया जाता है। कोई भी परमाणु किसी तत्व का क्या होता है दोस्तों? वह छोटे से छोटा कण होता है जो क्या करता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में
भाग ले सकता है ना। परमाणु के नाभिक में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो दोनों है वो होता था। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन है दोस्तों उसकी खोज है, प्रोटॉन की खोज है ना। जो प्रोटॉन है इनकी खोज है वो किनके द्वारा किया गया था, प्रोटॉन की खोज है वो आपका है ना गोल्ड स्टीन है, गोल्ड स्टीन है, इनके द्वारा है वो परमाणु की खोज है वो किया गया था। और जो न्यूट्रॉन है दोस्तों है ना, न्यूट्रॉन है इनकी खोज है किनके द्वारा किया गया था, जेम्स चैडविक है ना, उनके द्वारा है। जो बेरिलियम का धातु है उसमें अल्फा कण के बमबारी किया गया था दोस्तों। उसके बाद है इनके जो न्यूट्रॉन की खोज है वो होता कब किया गया था, तो 1932 में है वो किया गया था। जो न्यूट्रॉन होता है दोस्तों यह उदासीन कण होता है ना, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, यह उदासीन कण होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा है वो दर्शाया जाता है, 2n द्वारा, 2n-2 द्वारा, 2n क्यूब द्वारा या फिर 2n का वर्ग के द्वारा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कोई भी अगर अधिकतम संख्या में अगर सूत्र में दर्शाना है, कोई भी कक्ष परमाणु के कक्ष में जो समायोजित किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन है उनकी अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा है वो दर्शाया जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 2n का वर्ग के द्वारा हम है इसको नियोजित कर सकते हैं या फिर दर्शा सकते हैं। इसको दोस्तों यहाँ पर किसने बताया था, तो बोरबरी सिद्धांत के अनुसार दोस्तों किसी परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n का वर्ग होता है। जहाँ यहाँ पर जो n है दोस्तों वो क्या होता है आपका, है ना, n है वो आपका क्या होता है, n है जो कक्षा है ना, कक्ष की संख्या होता है आपका, n है वो कक्ष की संख्या से उसको निरूपित है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए आइसोटोप या समस्थानिक क्या होते हैं, तो आइसोटोप और समस्थानिक है दोस्तों तो क्या हो गया, तो यहाँ पर देखिए समस्थानिक क्या होते हैं, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है वो दिख नहीं पा रहा है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक तत्व के परमाणु जिनमें एक ही परमाणु क्रमांक है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न होते हैं, उनको ही बोला जाता है आपका, है ना, समस्थानिक है वो कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न परमाणु संख्या है क्या कहलाते हैं, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोप्स या फिर हेलोजेंस। तो यहाँ पर दोस्तों इनकी जो सॉरी आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आइसोबार है ना, आइसोबार है वो हो जाएगा आपका समभारी। ये आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, समभारी है ना, हिंदी में इसको समभारी और इंग्लिश में आपका आइसोबार, है ना। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु संख्या भिन्न भिन्न और द्रव्यमान संख्या समान हो उसे समभारिक कहते हैं। जैसे कि आपका आर्गन है दोस्तों, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है ना, इनका जो भार होता है वो द्रव्यमान संख्या है वो 40 होता है। इसी प्रकार से पोटेशियम है 19 है, पोटेशियम इनका भी जो भार है वो 40 होता है। तो समभारिक है मतलब जो द्रव्यमान संख्या वो क्या है, समान है। इसी प्रकार से कैल्शियम है परमाणु क्रमांक 20 है, इनका जो भार है वो 40 होता है। तो यहाँ पर जो क्या है भार है, द्रव्यमान संख्या वो क्या करते हैं समान होते हैं, लेकिन इनका जो परमाणु क्रमांक है वो क्या है अलग अलग है। इस वजह से इसको आइसोबार समभारी है वो बोला गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण, निष्क्रियकरण या फिर आसवन। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो रासायनिक का एक उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन के एक उदाहरण में कौन आ जाएगा दोस्तों, आपका निष्क्रियकरण है वो आ जाता है। तो क्या होता है वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन है वो कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी है वो कहा जाता है दोस्तों, और रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। और निष्क्रियकरण जिसको उदासीनीकरण का एक भी प्रकार है और उसको रासायनिक परिवर्तन ही है किसी, है ना। जैसे कि आप कोई भी अगर तत्व लेंगे, अम्ल और लेंगे और क्षार लेंगे, है ना, HCl है मान लो, HCl ले लेते हो और NaOH ले लेते हैं, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड है लेंगे, तो यहाँ पर जो दोनों क्रिया होगा तो ये क्या करेगा दोस्तों, आपका लवण है वो बना NaCl है वो बना लेगा और साथ में आपका जो जल है ना,
यहाँ पर जो H2O है वो जल के रूप में वो बाहर जाएगा और यहाँ पर जो लवण है वो बन जाता है ना। तो ये उदासीन हो जाता है, तो यही इसका सूत्र इसमें है ना। तो यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है इसी प्रकार से, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी की विशेषता नहीं है? पृष्ठ रज्जु, व्यावसायिक समिति, आंतरिक कंकाल या फिर द्विभागीय समिति। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यवसायिक समिति है। पृष्ठ रज्जु है तो दोस्तों यहाँ पर जो पृष्ठ कशेरुकी की विशेषता नहीं है ना। तो यहाँ पर व्यवसायिक समिति है, ये इनकी विशेषता नहीं, लेकिन बाकी पृष्ठ रज्जु है दोस्तों आपका जीवन की किसी न किसी अवस्था में है दोस्तों, पृष्ठ रज्जु है अवश्य दिखाई देते हैं। साथ में जो व्यवसायिक समिति जिसको रेडिकल सिमेट्री बोला जाता है वो इकाइनोडर्मेटा वर्ग के जीवों में है वो दोस्तों वो पाया जाता है ना। यह इकाइनोडर्मेटा वर्ग के जो जीव है उसमें है वो आपका पाया जाता है व्यवसायिक समिति, जिसको रेडिकल सिमेट्री है वो कहा जाता है। पृष्ठ रज्जु है कम कशेरुकी में पाया जाता है, जीवन की कोई भी अवस्था है उसमें पाया जा सकता है, चाहे बचपना में हो या चाहे किशोरावस्था में हो या फिर बुढ़ावस्था में, कोई भी अवस्था में हो पाया जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4, 3, 2 या फिर 1। तो यहाँ पर जो स्तनधारी है दोस्तों उसमें हृदय है, उनमें कितना प्रकोष्ठ है वो पाया जाता है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 4 कोष्ठ है वो पाया जाता है। स्तनधारियों के हृदय में दोस्तों 4 प्रकोष्ठ होते हैं। मादा स्तनधारी अपने बच्चों को दूध पिलाती है और इस वर्ग के जो जंतु है उच्च तापीय और नियत तापीय होते हैं। इनका शरीर का ताप बाह्य वातावरण परिवर्तन के साथ है दोस्तों नहीं बदलता है जो स्तनधारी है उनमें। तो ये मुख्य पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? पेड़ के पत्तियों का निरीक्षण करते हुए, एक प्याज के छिलकों का निरीक्षण करते हुए, रक्त का निरीक्षण करते हुए या फिर कार्क का निरीक्षण करते हुए। तो यहाँ पर रॉबर्ट हुक है दोस्तों, उन्होंने कोशिका की खोज की तो किस प्रकार से की थी? तो इन्होंने दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही, कार्क है दोस्तों उसका निरीक्षण कर रहे थे, उन्हीं के आधार पर है यहाँ पर है जो कोशिका की खोज है वो किया गया था। तो कोशिका की खोज है दोस्तों आपका 1665 में है, रॉबर्ट हुक के द्वारा है वो किया गया था। इनके द्वारा दोस्तों जो आपका है ना कार्क है उसका स्लाइड है वो आवर्धक यंत्र के द्वारा है वो निरीक्षण करे थे, अध्ययन करे थे। तो कार्क क्या था दोस्तों? पेड़ का छाल था, है ना। कार्क है वो क्या था? पेड़ का छाल था, उन्हीं का है अध्ययन है वो जो आवर्धक यंत्र होते हैं उन्हीं के माध्यम से वो सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से है वो कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो छाल है वो एक कोष्ठ के रूप में है वो दिखाई दे रहे हैं, ऐसे प्रकोष्ठ के रूप में, जो क्या करते हैं आपका जो छत्ता होता है ना मधुमक्खी का छत्ता उन्हीं के जैसे हुए उनको जो है द्वारा है वो दिखाई दिया है। इन्हीं के आधार पर है दोस्तों यहाँ पर है जो कोशिका है उनको खोज किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? कर्णीय, कोशिका द्रव्य, उल्ब या फिर फुफ्फुसीय। तो यहाँ पर जो आपका है दोस्तों केंद्रक और कोशिका झिल्ली है, ये आपका मान लो केंद्र, ये कोशिका झिल्ली है और इसके बीच में केंद्रक है। तो इनके बीच में जो पाया जाएगा दोस्तों उसको क्या कहा जाएगा? इसको साइटोप्लाज्म है कहा जाता है, कोशिका द्रव्य है वो कहा जाता है ना। कोशिका जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होता है दोस्तों यहीं पर, है ना। और यह एक विशिष्ट सामान्य पारगम्य झिल्ली से घिरे रहता है। ये वाला जो आपका बाहर है ना, ये पारगम्य झिल्ली से परमेबल प्लाज्मा है उससे है वो घिरा रहता है ना। और क्या कहते हैं इसमें जो स्वजनन की क्षमता है वो पाया जाता है। साथ में इसमें कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक है झिल्ली से मिलकर है वो बना रहता है, जिसमें को सभी चीज है वो कोशिकांग कहलाती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी ना, ये सब चीज है जो कोशिकांग है वो पाया जाता है ना। तो इसको ध्यान में रखा, जो जेली के रूप में है तो उसको कोशिका द्रव्य है वो कहा जाता है, जिसको साइटोप्लाज्म हम है बोलते हैं। इन्हीं के अंदर में आपका जो जितने भी कोशिकांग है वो पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डी प्लाज्मोलिसिस, साइटोलिसिस, प्रकाश संश्लेषण या फिर प्लाज्मोलिसिस। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को प्लाज्मोलिसिस है वो कहा जाता है।
चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? गाल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक या फिर केंद्र। तो यहाँ पर दोस्तों क्या चीज है जो केवल पादप कोशिकाओं में है दोस्तों, वो पाया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका लवक, है ना। लवक है दोस्तों यहाँ पर, जिसको प्लास्टिड बोला जाता है, वो पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। और इनकी जो संरचना होती है दोस्तों, दोहरी झिल्ली से घिरी हुई इनकी जो संरचना है वो प्लास्टिड की संरचना है वो रहता है। साथ में आपका गोल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक है, ये कोशिकाओं में है वो पाए जाते हैं। पादप हो चाहे जंतु, ये सब में है ये पाए जाते हैं, है ना। तो ये जो आपका जो प्लास्टिड है होते हैं दोस्तों, ये 3 प्रकार का होता है। प्लास्टिड है वो कितने प्रकार का होते हैं? 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट होता है। ल्यूकोप्लास्ट दोस्तों रंगीन प्लास्टिड होते हैं, क्रोमोप्लास्ट रंगीन लवक होता है, और जो आपका क्लोरोप्लास्ट है वो उसमें क्लोरोफिल हरा वर्णक है वो पाया जाता है। चलिए आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है? यहाँ पर फल और जो सब्जी दोस्तों उसके रंग के निर्धारण के लिए कौन सा वर्णक है जिम्मेदार? हीमोसाइनिन, मेरोसाइनिन, इंडोसाइनिन या फिर एंथोसायनिन्स। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एंथोसायनिन है दोस्तों क्या करता है? फल और सब्जियों में रंग के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है वो होता है। तो दोस्तों ये 20 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।